अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग एकेडमी पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 को होगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर सीटेट इम्तिहान के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आपने इससे पहले उर्दू पेडागोजी और ईवीएस की क्लासेस देखे हैं। यहाँ पर उर्दू की सभी क्लासेस सिलेबस के मुताबिक चलेंगी और उसी के साथ साथ दीगर मज़ामिन की भी क्लासेस चलेंगी। जिस तरीके से आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा, जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जिसको कहते हैं। और जो 21 जनवरी 2024 में जो पूछे गए सवाल थे उस पर मबनी हम डिस्कशन करेंगे। पूरे 30 सवाल रहेंगे और उसका जो है तो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको करवाया जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है तो सभी क्लासेस सिलेबस के मुताबिक चलेंगी और यानी कि 100% निसाब आपको जो है तो यहाँ पर करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री में मुकम्मल क्लासेस सिलेबस के मुताबिक दस्तयाब करवाई जाएंगी। और हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो रोज़ाना 9 बजे और 9 बजे के बाद जो है तो यूट्यूब पर आपको अपलोड करवा के दे दी जाएंगी और रात में 9 बजे जो है तो 9 बजे के बाद आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ, जो कि 21 जनवरी 2024 में पूछे गए सवालात हैं। पेपर फर्स्ट की सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन पेपर 21 जनवरी 2024 का है दोस्तों। और हम सीटेट 2000 जुलाई 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि गुज़िश्ता 13 क्लासेस हमारी हो चुकी है और आज की जो क्लास है वो सीडीपी, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है तो कहते हैं। तो निर्देश दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों के प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। पहला सवाल है, सीडीपी का है, इसको चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। नंबर 1, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। नंबर 3, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। और नंबर लास्ट है 4 है, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। तो फ्रेंड, ये जो सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ और मैथ्स हुआ, ये जो तीनों सब्जेक्ट होते हैं ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होते हैं, ना कि दूसरी और कोई लैंग्वेज में। और जो उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स होते हैं जिनको जो है तो बेसिक भी पता नहीं होता है, तो अक्सर जो है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम भी जो है तो ख़ुद कंफ्यूज हुए थे कि लैंग्वेज फ़र्स्ट हम उर्दू चुनते हैं या फिर सेकंड लैंग्वेज उर्दू चुनते हैं। तो उसमें हमें ओनली 30 क्वेश्चन, 30 सवाल उस पर जो है तो पूछे जाते हैं, जो कि आपको अलग से बुकलेट दिया जाता है। यानी कि मेन पेपर का जो है तो अलग होता है और जो अपनी लैंग्वेज अपने जो है तो चूज़ की होती है तो उसका जो है तो बुकलेट अलग होता है। इस तरीके से 2 क्वेश्चन पेपर अपने को दिए जाते हैं और वो 30 मार्क आपको करने होते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने कहा था कि अगर किसी ने लैंग्वेज फ़र्स्ट चुना हो उर्दू, तो उन तलबा को 91 से 120 तक सवालात हल करने होते हैं। और उसके अलावा जिस किसी ने भी लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना हो तो उन तलबा को 121 से 150 तक के क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये कंसीडर किया जाता है। अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस वास्ते हम आपको पहले ही इससे जो है तो
आगाह कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको। तो इस जो क्वेश्चन है आपका कि रचनात्मक मूल्यांकन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। आपको हिंदी पढ़ने की भी प्रैक्टिस अच्छे से करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से जो है तो पढ़ सके और आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ ये जो हिंदी है ये प्योर हिंदी जिसको कहेंगे हम, और अच्छे अच्छे तलबा को जो है तो इसमें पढ़ते मतलब पढ़ने में दुश्वारी पेश आती है। तो इस वास्ते आप अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए ताकि आपको आयन मौके पर आयन वक्त पर जो है तो दुश्वारियों का और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सेकंड क्वेश्चन है सीडीपी का कि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 1, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। नंबर 2, अंतर्वैयक्तिक यानी दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। नंबर 3, तार्किक गणितीय यानी कि नृत्य या क्रीड़ा संबंधित क्षमताएं। और नंबर 4, संगीतमय यानी कि प्रदर्शन या रचना करने की कौशल। तो फ्रेंड हावर्ड गार्डन के जो बहुबुद्धि सिद्धांत है तकरीबन उसके अंदर जिसको जो है तो मल्टी इंटेलिजेंस भी थे, हावर्ड गार्डनर की जो तो थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके अंदर तकरीबन 8 या 9 कुछ तो भी जो है तो इंटेलिजेंस बताए गए। तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह हुआ तो हम एक लेक्चर बनाएंगे हावर्ड गार्डनर पर, और जीन पियाजे होगा, और जो है तो नोम चॉम्स्की के मुतालिक जो मालूमात है, जो बेसिक मालूमात होती है वो प्रोवाइड करने की हम हमारे चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा कि संगीतमय यानी कि प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। राइट आंसर आपका 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। नंबर 1, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। नंबर 2, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। नंबर 3, सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। और नंबर 4, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि असफलता और सफलता के लिए दोनों के लिए जो है तो आंतरिक आरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। तो फ्रेंड जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसके अंदर तकरीबन 4 स्टेज वगैरह जो है तो बताया गया है, जिस तरीके से प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशन और सेंसरी मोटर स्किल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेंसरी मोटर होगा वो शायद 0 से यानी कि 2 साल तक होगा, फिर 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18, इस तरीके से उसकी स्टेप्स हैं। वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जैसे वो वक्त मिलेगा उस पर मबनी जो है तो एक थियोरी का लेक्चर लेंगे, उसमें बताया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पूर्व चलन अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। सेकंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और थर्ड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और लास्ट है संवेदी चालक अवस्था। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है तो इसे सेंसरी मोटर कहते हैं स्टेज।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा प्री ऑपरेशनल स्टेट, जिसको पूर्व चलन अवस्था कहते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में याद रखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जल्दी से जो है तो समझ में, इंग्लिश में जो है जल्दी समझ में आता है, ना कि हिंदी। प्योर हिंदी है फ्रेंड्स, ये उर्दू मीडियम की कैंडिडेट को जो तो बहुत ही दुश्वार जाता है। तो बेहतर है इसी में कि आप इंग्लिश में इसको याद रखें इस स्टेज को, और जितना भी इंग्लिश में आप याद रख सकते हो तो उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश के जो आंसर्स होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का, कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास नंबर 1 समीप दूरभूमिक, नंबर 2 अराजक, नंबर 3 शीर्षगामी और नंबर 4 रेखीय। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में हम एक बार पढ़ लेते हैं। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स। दीज indicates that developments first proximodistal, second anarchic, third cephalocaudal और लास्ट लाइनर। तो यहाँ पर सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है तो ये दो तरीके के होते हैं, जिसमें जो है तो डेवलपमेंट बच्चे का होता है। तो यहाँ पर विकास के क्रम में बच्चा सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। फर्स्ट है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा, जिसको जो है तो समीप दूरभूमिक जो है तो कहते हैं। और इसे आपने इंग्लिश में याद रखना है, ताकि प्रॉक्सिमो डिस्टल जिसको कहेंगे, और ये हिंदी में अक्सर याद नहीं होता है जल्दी से। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। नंबर 1 प्रतिक्रिया सेट, नंबर 2 अपसारी चिंतन, नंबर 3 कार्यात्मक स्थिरता, नंबर 4 निष्क्रिय अनुसरण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 अपसारी चिंतन, जिसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, वो आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अजर्शन और रीजनिंग वाले सवाल है। तो अजर्शन और रीज़न इस तरीके के बहुत सारे सवाल जो है तो अभी 2 या 3 साल पहले से पूछे जा रहे हैं। इससे पहले ज़्यादातर तो नहीं हुआ करते थे। तो इस पर आपको जो है तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है, इसका प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आपको बेहतर हो, ऑप्शन के आंसर सही टिक करने में आसानी हो। अभिकथन जिसको अजर्शन कहते हैं, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। नंबर जो है तो सेकंड है, यहाँ पर कारण यानी कि रीज़न दिया गया है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। सही विकल्प चुनिए। नंबर 1 ए और आर दोनों गलत है। नंबर 2 ए और आर दोनों सही है और आर और ए की आर सही व्याख्या करता है। नंबर 3 ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। और नंबर 4 ए सही है लेकिन आर गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा कि ए सही है लेकिन आर गलत, क्योंकि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, सही है, लेकिन बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है, ये गलत है। सार्वभौमिक नहीं बल्कि ये भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक बच्चे का जो बचपन होता है वो अलग अलग तरीके से जो है तो उसके तजुर्बा वगैरह जो भी है तो उसमें होता है, सार्वभौमिक एक जैसा नहीं होता है। 8 नंबर का सवाल है, 8 नंबर का, कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। फर्स्ट, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। नंबर 2, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। नंबर 3, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। नंबर 4, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा कि जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? प्रगतिशील कक्षा मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन से मुतालिक क्वेश्चन है, तो इस तरीके के सवालात हमेशा पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। नंबर 2, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 3, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। नंबर 4, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। फ्रेंड, इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर आपका 4 रहेगा कि सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का सवाल है, अजर्शन रीजनिंग वाला सवाल। ये भी अभिकथन दिया गया है, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। सही विकल्प चुनें। नंबर 1, ए और आर दोनों गलत है। नंबर 2, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। नंबर 3, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। और नंबर 4, ए सही है लेकिन आर गलत है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, जिसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। ये मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट है अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। सेकंड, अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। नंबर 3, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। नंबर 4, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जो है तो राइट आंसर रहेगा कि अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब रहेगा। फ्रेंड्स, सेकंड उसके बाद वाला क्वेश्चन है 12 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम जिसे हम सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। नंबर 2, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। नंबर 3, अधिगम का तात्पर्य पूर्व औपचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। नंबर 4, अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, यानी कि लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शेष अवस्था में नंबर 1, सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। नंबर 2, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। नंबर 3, विकास सिर से पांव तक होता है। और नंबर 4, भाषा का विकास तेज़ी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। तो फ्रेंड, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल स्टेट दैट इन इन्फेंसी बताया गया है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर जो है तो सेकंड वाला राइट आंसर रहेगा कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर कि द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। फर्स्ट, इट इज़ टाइमली एंड स्पेसिफिक। सेकेंड, it is given only at the end of the task. Third, it is broad and generic. Or last, it is only focused on the outcomes. निम्नलिखित में से उपयोग प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? नंबर एक, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। नंबर दो, यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है, अंत में ही दी जाती है। नंबर तीन, यह व्यापक और सामान्य होती है। और नंबर चार, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा कि यह सामयिक और विशिष्ट होती है, यानी कि इट इज़ टाइमली एंड स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से पठन कौशल की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? नंबर एक, स्थानिक समय। नंबर एक, स्थानिक समय जानकारी में कठिनाई। नंबर दो, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। नंबर तीन, ध्यानात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। और नंबर चार, शारीरिक समन्वय में कठिनाई। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो है तो तीन यहाँ पर सही जवाब रहेगा कि ध्यानात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, यानी कि डिफ़िकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का सवाल है, कोलबर्ग की थ्योरी से पूछा गया है सवाल। ये भी एक जो है तो साइकोलॉजिस्ट है। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किस कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? फर्स्ट, तीसरे स्तर के पांचवें चरण में। सेकंड, पहले स्तर के पहले चरण में। थर्ड, पहले स्तर के दूसरे चरण में। और लास्ट, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन रहेंगे आपके इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर तीन जो है तो राइट आंसर रहेंगे कि पहले स्तर के दूसरे चरण में बच्चे अपना ही फ़ायदा सोचते हैं, देखते हैं। ये जो है तो कोलबर्ग की थ्योरी है। कोलबर्ग, जिसको जो है तो नैतिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने पेश किया था, मॉरल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? ए, बोलकर सोचो। बी, संकेत और इशारे। सी, प्रश्न। डी, आधा हल किया हुआ उदाहरण। और ई, रट कर दोहराओ। तो ये रट कर दोहराओ, ये डायरेक्टली आपको कट कर देना है, क्योंकि रोट लर्निंग और रोट मेमोराइजेशन जो है तो ये आंसर नहीं होता है। बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, ये उसके अंदर आएगा सेफेलोकॉडल के अंदर। प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण। तो राइट आंसर जो रहेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर जो है तो चार सही जवाब रहेगा। इसमें रोट मेमोराइजेशन नहीं रहेगा, बल्कि ए, बी, सी और डी ये आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर चार जो है तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि नंबर एक, प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। नंबर दो, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। नंबर तीन, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। और नंबर चार, व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर रहेगा कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? नंबर एक, भावनाएं संज्ञान को प्रभावित
करती है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। नंबर 2, संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां है। नंबर 3, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। और नंबर 4, संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर का सवाल है, असर्शन और रीजनिंग का सवाल है दोस्तों। कथन ए, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। कारण है, लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से रचनाओं में होता है। सही विकल्प चुनें। नंबर 1, ए और आर दोनों गलत है। नंबर 2, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नंबर 3, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। और नंबर 4, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर का सवाल है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। नंबर 1, वस्तु स्थायित्व। नंबर 2, इंद्रियों का समन्वय। नंबर 3, विकेंद्रण। नंबर 4, परिकल्पित तार्किकता, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंस, डेसेंटरिंग। और लास्ट है हाइपोथेटिकल रीजनिंग। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, विकेंद्रण यानी कि डिसेंटरिंग, ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। नंबर 1, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। नंबर 2, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। नंबर 3, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। और नंबर 4, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 जो है तो राइट आंसर रहेगा कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। नंबर 1, गतिक विकास। नंबर 2, सामाजिक विकास। नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास। और नंबर 4, नैतिक विकास। दोस्तों, यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट बताया गया है। तो इसमें विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पर जो है समस्या समाधान के ताल्लुक से पूछा गया है। तो चिंतन यानी कि सोचना और तर्क पहलू ये जो है तो दिमाग के ज़रिए होता है, यानी कि सोचना वगैरह हम इसमें जो तो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। चिंतन में, समस्या समाधान में वगैरह वगैरह कोई भी अगर अपने को मसला पेश आ जाता है तो उस पर हम जो है तो सोचते, और सोचता कौन है फ्रेंड्स, दिमाग। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है तो वो दिमाग से रिलेटेड है। मोटर डेवलपमेंट जो है तो ये फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसके अंदर फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल आती है। फाइन मोटर स्किल के अंदर जो है तो हमारी यानी कि छोटी छोटी मसल्स रहेंगी, जैसे कि उंगलियों की मसल्स और पलकों की मसल्स वगैरह, और
ग्रॉस मोटर की स्किल के अंदर बड़ी मसल्स आती है जो कि फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, और सोशल डेवलपमेंट में जो है तो समाज से रिलेटेड जो है तो चीज़ें आती है, और मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास इस पर जो है तो इस तरीके से जो है तो ये होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? नंबर 1, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। नंबर 2, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। नंबर 3, वे प्रश्न जो छात्र के व्यक्तिगत राय पूछते हैं। और नंबर 4, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर का सवाल है कि अपसारी चिंतन डैश डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश डैश, मतलब विल डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश डैश एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग डैश डैश। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन है मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, यानी कि अपसारी चिंतन मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, जबकि अभिसारी चिंतन जो है तो गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। इस तरीके से जो आपको रखकर देखना है कि कौन सा जो है तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक ही समाधान पर स्थिर है। नंबर 3, एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। और नंबर 4, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है और मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 25 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, उसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि अपसारी चिंतन जो है तो ये कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जिसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, और अभिसारी चिंतन जो है तो एक सही समाधान पर स्थिर है, जिसको कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो है तो क्वेश्चन रहेगा, तो इस ताल्लुक से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नंबर का सवाल है, वाइगोत्स्की से पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश डैश बच्चों में स्वयं नियमन के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि लेव वाइगोत्स्की प्रोसेस दैट डैश डैश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑप्शन है संगठन, सेकंड ऑप्शन है असंतुलन, थर्ड ऑप्शन है निजी वाक्य, और लास्ट ऑप्शन है अनुकूलन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा निजी वाक्य, जिसको जो है तो इनर स्पीच कहते हैं। ये वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर जो है तो इसका जो आता है, मतलब इनकी थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 नंबर का सवाल है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए नंबर 1, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। नंबर 2, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। नंबर 3, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और नंबर 4, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। तो आंसर जो है तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नंबर का सवाल है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश 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 को दर्शित करता है, मतलब इसका जो ये जुमला है वो काय को दर्शित करता है, ये पूछा गया है। फर्स्ट है जेंडर रूढ़िवादिता, सेकंड है जेंडर संबंधता, थर्ड है जेंडर समानता, और लास्ट है जेंडर समता। तो यहाँ पर जो है तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा कि जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को यहाँ पर ये बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं, और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि हमारे पास अभी 2 से तकरीबन
2.5 महीने का वक्फा है और अच्छे से जो है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। सीटेट जो है तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप रेगुलरली 2 घंटे भी अगर देंगे तो बिल्कुल आप क्वालिफाइड हो सकते हो। 29 नंबर का सवाल है कि बाधिता एक डैश डैश स्थिति है जबकि क्षमता एक डैश डैश स्थिति है। फर्स्ट सामाजिक मनोवैज्ञानिक, सेकंड जैविक कार्यात्मक, थर्ड कार्यात्मक जैविक और लास्ट क्रियात्मक शारीरिक। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि बाधिता एक जैविक स्थिति है जबकि क्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला सवाल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आज के इस सेशन का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है तो तमाम सवालात समझ में आए होंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो और कोई जो है तो जो भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जो है तो कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि उस पर जो है तो रिलेटेड लेक्चर और उस पर मबनी जो है तो कुछ ना कुछ यानी कि उस पर मबनी वीडियो हम इंशाल्लाह बना दें ताकि आपके समझने में आसानी हो और दूसरे तलबा का भी उससे फ़ायदा हो। अजर्शन और रीजनिंग का सवाल है फ्रेंड्स, इस तरीके के तकरीबन इस पेपर में हमने इस 30 क्वेश्चन के अंदर 3 या 4 सवाल देखे हैं। अभिकथन है ए है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, सही है। और कारण दिया गया है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो सही विकल्प चुनें। यहाँ पर जो है तो आपका विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन नंबर 1 है ए और आर दोनों गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। थर्ड है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। और लास्ट है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको जो है तो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल जो है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इसी तरीके से रोज़ाना जो है तो डेली लेक्चर हमारे चलेंगे। जुलाई 2024 यानी कि जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तो उसका डेली लेक्चर हम रोज़ाना सुबह 9 बजे के बाद और शाम में 9 बजे के बाद आपको अवेलेबल करवा के दे दिए जाएंगे। तो आज का ये जो सेशन था हमारा, ये 30 मार्क पर मबनी था, जो कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र जो है तो बच्चों की तरक्की और तालीम, पेपर फर्स्ट CDP का था, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं। ये 21 जनवरी 2024 में पूछे गए सवाल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।